बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं IMF मुआहदे के असरात, डॉलर के कदर में कमी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपए 21 पैसे की कमी, इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 78 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जी हां, IMF मुआहदे के असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस समीर। हारिस, डॉलर की कदर में कमी आ रही है, ये कमी कहां तक एक्सपेक्टेड है? मतलब एक्सपेक्टेशन तो जो मार्केट की है वो तकरीबन 270 तक की है, लेकिन ये सब उस पर डिपेंड करता है कि हम बोर्ड मीटिंग कब होती है और कब अप्रूवल आती है और कितने पैसे IMF से मिलते हैं, और साथ ही जो वादे किए गए थे जैसे UAE और सऊदी अरब से पैसे मिलेंगे तो वो हमें कब आते हैं। मुख्तलिफ जो इंटरव्यूज देखे और जो फॉलो किया उससे लगता है कि इस महीने के आखिर तक $4 बिलियन आ जाएंगे। अगर वो $4 बिलियन आ जाते तो रिजर्व हमारे $8 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो एक अच्छा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा और कुशन मिल जाएगा जो हमारी पेमेंट ड्यू है। जुलाई से दिसंबर तक तकरीबन हमें $10 बिलियन जो है कर्जे की सूरत में वापस करनी है, जिसमें से तकरीबन $4 बिलियन का अरेंजमेंट है और $6 बिलियन का अरेंजमेंट नहीं है। तो उसके साथ शराइत जो है वो सख्त है कि हमें टैक्स बेस बढ़ाना है, मार्केट बेस एक्सचेंज रेट को करना है और कोई इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी है। तो हुकूमत कितना कामयाब होती है ये हमें नेक्स्ट वीक या इस महीने तक पता चल जाएगा। प्लस जो रिपोर्ट आई हैं, जो मूडीज वगैरह की जो कल रिलीज हुई, उसमें ये कि इलेक्शन ईयर है तो काफी प्रेशर पड़ेगा क्योंकि अखराजात ज्यादा होंगे और हुकूमत को टैक्स रेवेन्यू के अंदर उसमें थोड़ी सी एक झटका लग सकता है क्योंकि इंडस्ट्री मजीद स्लो डाउन हो जाएगी जब इलेक्शन आएंगे। हारिस, जिस तरह आपने हुकूमत की कोशिशों के हवाले से बताया, तो क्या इकदाम हुकूमत को करने चाहिए ताकि इस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा जा सके? सबसे पहली बात तो ये कि टैक्स बढ़ाना, टैक्स रेवेन्यू सिर्फ उसी सूरत में बढ़ेगा जब हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगी। जो लास्ट फिस्कल ईयर में जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई थी जिसमें डॉलर नहीं दे पा रहे थे, उससे इंडस्ट्रियल साइकिल स्लो हो गया था। इंडस्ट्रियल साइकिल जब स्लो होगा तो रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर जरूर झटका लगेगा। इस दफा का टारगेट जो है 9,200 अरब का है और पिछले साल हमने 7,000 अरब किया है। मतलब 2,000 अरब जो है हमें मजीद इकट्ठा करने होंगे रेवेन्यू के से। जितना हमारा अगर रेवेन्यू बेस अच्छा होगा उतनी हमको बोरिंग कम करनी पड़ेगी। तो हुकूमत को चाहिए कि कंसर्न सबसे ज्यादा जो है वो टारगेट ये रखे इमरजेंसी बेसिस पे रेवेन्यू बेस बढ़ाया जाए, किसी तरह से भी रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज किया। वो सिर्फ इसी वजह से हो सकता है कि पॉलिसी अच्छी। अब इंटरेस्ट रेट जब 22% पे है तो ज्यादातर एक्सपर्ट का ख्याल है कि वो बोरिंग कितनी महंगी करनी पड़ेगी जिससे इंडस्ट्रियल साइकिल को हिट पड़ेगा। काफी सारे जो प्लांट्स हैं हमारे ऑटो के, स्टील के, इसके प्लांट्स बंद पड़े हैं क्योंकि डॉलर की गैर मौजूदगी। अब देखते हैं कि हमारे जो डॉलर इनफ्लोज बेहतर होते हैं तो उससे हमें किस तरीके से इंपोर्ट्स में इजाफा होता है। इंपोर्ट्स में इजाफा होगा तो फिर हमारे पास दूसरा खसारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो जारी खसारा है, उसका भी एक हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा हारिस, जिस तरह ये डॉलर की कदर में जो हम कमी देख रहे हैं और IMF की कामयाब डील के बाद कारोबारी तबका जो है वो किस कदर उसका एतमाद बहाल होता देख रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो फर्स्ट रिएक्शन आता है, उसके बाद करेंसी होता है, उसके बाद कमोडिटी जो है वो इंटरनेशनली जो है वो काफी हाई साइड पे है, थोड़ी सी वीक हुई, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो मसला है वो डॉलर है। महंगे डॉलर से हमें इम्पोर्ट महंगी पड़ती है। जब इम्पोर्ट महंगी पड़ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो महंगी पड़ती है। अब जैसे टेक्सटाइल के नंबर आए एक्सपोर्ट के, वो भी डाउन है, तकरीबन $3 अरब जो है पिछले फिस्कल ईयर से डाउन है। तो मेजर जो कंसर्न जो हुकूमत का यही होना चाहिए, रेवेन्यू बेस पे दूसरी सहूलियात फराम करें बिजनेस सेक्टर को, बिजनेस कम्युनिटी को। बिजनेस और उम्मीद तो है कि IMF की डील हो जाएगी, लेकिन उसके साथ काफी सारी कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी है, जो तकरीबन 9 के करीब कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी होगी ताकि हमें ये $3 बिलियन का जो लोन है वो 9 माह में मिल सके। जी हारिस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर मईशत खाकान नजीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताएगा कि मुसलसल डॉलर की कदर में कमी देख रहे हैं आप, तो ये इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपए 21 पैसे की कमी हुई है और इसकी वजह से जो गोल्ड है वो भी सस्ता हो रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? बहुत ऐसे कि पाकिस्तान में एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास जो डॉलर का इनफ्लो था वो बहुत ही कम रहा। हमारे जो सारे जराए थे, IMF के पैसे नहीं आए, पाकिस्तान के पास कमर्शियल फंडिंग नहीं आई, पाकिस्तान के पास बायोलैटरल फंडिंग जो फ्रेंडली कंट्रीज की थी वो नहीं आई, पाकिस्तान के पास मल्टीलैटरल फंडिंग नहीं आई। इसका नतीजा क्या है? पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो $4 अरब पे आ गए।
वो भी इसलिए कि चाइना जो है वो अपनी रीफाइनेंसिंग और रीप्रोफाइलिंग कर रहा था। अब ये सिचुएशन जो है वो रिवर्स कर रही है। पाकिस्तान को अगले 1 से 1.5 माह में, मेरा ख्याल है जब हम अगस्त एंड करेंगे तो तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर के नए इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं, जिसका मतलब है कि आपकी जो डॉलर की सप्लाई है वो बढ़ गई है। अगर आपकी डॉलर की सप्लाई बढ़ जाए तो इन द शॉर्ट रन सेंटिमेंट भी चेंज हो जाएगा। इससे मतलब है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स ने डॉलर होल्ड किया हुआ था वो इसको चाहेंगे कि लिक्विडेट करें ताकि उनको और नीचे ना रुपया सेल करना पड़े। यानी कि आज अगर 278 है तो और रुपया ना मिसटेकन हो जाए। इसी तरह बहुत से लोगों ने ना आजकल एक स्टोर ऑफ वैल्यू बनाया हुआ है इन द शॉर्ट रन डॉलर। तो हर कोई डॉलर खरीद रहा है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करता, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन समझते हैं कि हम डॉलर में इन्वेस्ट करें। इसमें भी जो रुपए की कदर है उसको बहुत कमजोर किया, बिकॉज ओपन मार्केट पे बहुत प्रेशर रहा और इंटरबैंक इम्पोर्टर भी जो है वो पहले डॉलर खरीद लेना चाहता था ताकि ये ना हो कि हमें महंगा खरीदना पड़े। ये सारा जो है शॉर्ट टर्म की कहानी। 2 चीजें मिली जो हैं, एक स्टोर ऑफ वैल्यू, एक सप्लाई कम हुई, ये जो सारा प्रेशर है आपको देखने को मिला। पर ये भी याद रखिए कि हमने रुपए में एक जाकर इंटरबैंक मार्केट की जो मैनेजमेंट है उसमें हमने 2019 में और मैं चूँकि इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री में मौजूद था और हमने एक बहुत अच्छा रिफॉर्म किया जिसमें हमने इसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट बनाया। इसका मतलब ये था कि अब मार्केट डिटरमिन करे कि रुपए की कदर। जी, IMF मुआहदे के असरात हैं और डॉलर में वाज़ेह कमी देखी जा रही है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर और खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नैब को मुलजिम के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का इख्तियार मिल गया। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया है। नैब की मंजूरी वफाकी काबीना के इजलास में दी गई थी। इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 के हवाले से मजीद जानेंगे हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा। देखिए, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से जो नैब कानून है उसमें मज़ीद तरामीम से के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का फ़ैसला किया गया था, जिसके ऊपर गुज़िश्ता रात हमने देखा कि कायम मकाम सदर सादिक संजरानी की जानिब से नैब तरमीम के से मुतालिक जो सदारती ऑर्डिनेंस था उसे जारी कर दिया गया है और उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। और नैब नैब कवानीन के अंदर जो नई तरामीम की गई हैं उसमें अब ये भी इख्तियार दे दिया गया है कि चेयरमैन नैब मुलजिम के तफ्तीश के दौरान अगर उनकी जानिब से जो है ताउन नहीं किया जाता तो वो वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पुराना जो नैब का कानून था उसके अंदर जो मुलजिम था उसका ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का जिस्मानी रिमांड तक दिया जा सकता था। लेकिन अब ये जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसके मुताबिक अब मुलजिम को जो है 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर जो है वो नैब के हवाले किया जा सकता है। ये गुज़िश्ता रात हमने देखा था सादिक संजरानी जो कि कायम सदर हैं, उनकी जानिब से ये इसके ऊपर इस सदारती ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है दस्तखत किए गए थे और इसको जारी कर दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 6 था जिसके ऊपर ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जिसके ऊपर ये फ़ैसला किया गया है और दस्तखत कर दिए गए हैं और जो है 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को बढ़ाकर 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तक इसको बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ जो चेयरमैन नैब हैं उनको भी ये इख्तियार दे दिया गया है कि मुलजिम की जानिब से तफ्तीश के दौरान आपको भी जो है वो इख्तियार दिया गया। बहुत शुक्रिया, हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत करार दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा अहम फैसला आया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तोशाखाना केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया है। बुनियादी तौर पर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन बेसिक पिटीशन चूँकि केस को नाकाबिले समाअत करार देने से मुतल्लिक थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर हुक्म इम्तना जारी किया था और बाद में डे टू डे हियरिंग करके इस केस को कंक्लूड किया गया। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से
ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर खान अदालत के रूबरू पेश हुए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमजद परवेज़ एडवोकेट जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे और उन्होंने दलाइल दिए थे। ख्वाजा हारिस की जानिब से ये नुकात उठाए गए थे कि इस केस को फाइल करने में जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन पर ये टाइम बार था कि वो 120 दिन में अगर उन्हें कहीं पे इमरान खान के गोशवारों में कोई गलती नज़र आई थी तो 120 दिन में वो इस तरह की शिकायत फ़ाइल करने के मजाज थे, लेकिन इसको इग्नोर किया गया या पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह की कोई जो है वो शिकायत दर्ज नहीं की गई और इस पर कोई ट्रायल की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की चेयरमैन गई। पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस नाकाबिले समात करार दे दी गई है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और शंघाई ताउन तंजीम को काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का 23वां इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भारत के वज़ीर आज़म ने दी थी। शंघाई ताउन तंजीम के आला तरीन फोरम पर इलाकाई मसाइल पर गौर भी किया जाएगा। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, अपडेट कीजिए। जी देखिए, ये शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स है, यानी कि जो मेंबरान ममालिक हैं उनके सरबराहान का 23वां इजलास आज होगा। और इस हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन 12 बजे ये इजलास शुरू होगा और ये वर्चुअल इजलास होगा। वीडियो लिंक के जरिए सरबराहान इसमें शिरकत करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और वज़ीर आज़म को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत जो है वो भारत के वज़ीर आज़म ने दी थी, क्योंकि भारत इस साल जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का मेज़बान भी है। तो इस हवाले से बताया गया है कि शंघाई ताउन तंजीम के आला तरीन फोरम पर इलाकाई मसाइल पर गौर किया जाएगा और एससीओ के रुकन ममालिक के दरमियान ताउन की मुस्तक़बिल की समत पर मुशावरत की जाएगी, जबकि ईरान जैसा कि नया उसमें रुकन उसमें शामिल हुआ है, इस हवाले से ईरान का भी खैर मकदम किया जाएगा। जी ठीक है, जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। एक बार फिर बात करें डॉलर की, तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे की कमी देखने में आई है। इसी पर बात करने के लिए शहरियार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताएगा एक किसने 9 माह का IMF सहारा मिला है, जिसके बाद मुसलसल देखने में आ रहा है कि डॉलर में कमी आ रही है। देखिए, जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जो कैपिटल और फॉरेक्स मार्केट होती हैं वो फंडामेंट्स और सेंटीमेंट्स पर रिएक्ट करती हैं। अभी फंडामेंट्स तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा वीक हैं, हमारे माशी अशारिये बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन जो सेंटीमेंट्स हैं वो IMF की ख़बरों के बाद कुछ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो कल गुज़िश्ता रोज़ कैपिटल मार्केट ने उन सेंटीमेंट्स पर रिएक्ट किया और आज इंटरबैंक मार्केट रिएक्ट कर रही है। कल जो कैपिटल मार्केट ने रिएक्ट किया, जो बड़े स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो ये बताते हैं कि थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गई मार्केट, 2400 पॉइंट्स बढ़ गई थी। आज इसी वजह से जो स्टॉक मार्केट में थोड़ी करेक्शन देखने में आ रही है, कभी मार्केट डाउन हो रही है, कभी अप हो रही है और अभी भी मनफी जोन में है। इसी तरीके से आज हमारी जो फॉरेक्स मार्केट है वो इस पर रिएक्ट कर रही है IMF की खबरों पर। जो आपने जैसे बताया कि तकरीबन 10 रुपये डॉलर जो है अभी ट्रेडिंग शुरू हुए चंद घंटे ही हुए हैं, उसमें फ़ौरन ही डॉलर जो है वो 10 रुपये तक सस्ता हो चुका है और 276 रुपये पर पहुँच चुका है। तो इसकी भी वजूहात यही हैं कि हमारे कोई रिजर्व्स बढ़ नहीं गए हैं, लेकिन एक उम्मीद है कि हमें IMF से पैसे मिलेंगे और उसके पैसे मिलने के बाद जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं और हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी हमें कुछ डॉलर देंगे, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे और हमारी मुश्किलात हल होंगी। अच्छा शहरियार, एक बार प्लीज़ हमारे नाजरीन के लिए दोबारा बताइएगा कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ तक आई है और कितना बढ़ी है। देखिए, आज जो स्टॉक मार्केट है वो जब जैसे ही ओपन हुई थी तो तकरीबन 55 पॉइंट्स जो है वो तकरीबन 600 पॉइंट्स अप हुई थी, लेकिन 2-3 मिनट के बाद ही स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने में आई। कभी मार्केट जो है वो तकरीबन 200 पॉइंट माइनस में भी देखी गई, फिर 100 पॉइंट्स प्लस भी देखी गई। अभी मार्केट जो है वो तकरीबन 60 पॉइंट्स माइनस पे चल रही है और इसकी वजूहत यही है। शहरियार हमारे साथ मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात, बाहमी ताउन और दो तरफा इश्तराक को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में इश्तराक कार मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर बात करने के लिए लाहौर से लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा इस हवाले से। आज ये वाले वज़ीर आला ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कौंसल जनरल मिस्टर ज़ाओ शरीन ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताउन और दो तरफा इश्तराक को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक किया
گیا. زراعت، لائف اسٹاک اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اشتراک کار مزید بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا کہ چین پنجاب میں جو ہے کاٹن اور رائس کے ہائی کوالٹی بیج کی فراہمی کے لیے تعاون کرے گا. کاٹن ریسرچ اور میکانائزیشن کے لیے جو بھی ہے چینی ماہرین سے استفادہ کیا جائے گا. اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چین کو پنجاب سے میٹ ایکسپورٹ کرنے کی پیشکش بھی کی. چینی کونسل جنرل کی پنجاب کے لیے حلال میٹ سرٹیفکیشن کے اجرا میں تعاون کی یقین دہانی بھی اس ملاقات میں سامنے آئی. جدید کیٹل فارمنگ کے حوالے سے چین کے تجربے سے فائدہ اٹھانے پر اتفاق کیا گیا. لاہور میں جو چین کے کونسلیٹ کے تعاون سے جو ہے وہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے جو جوان ہیں ان کو چینی زبان سکھائی جائے گی. زراعت، لائف اسٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کیا جائے گا. اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ چین جو ہے ہمارا درینا دوست ہے اور اس کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ. پورا عملہ نے 100% ریکوری بجلی چوری عام. سکھر الیکٹرک پاور کمپنی مسائل کا گڑھ. گزشتہ مالی سال بل ریکوری صرف 65% تک محدود. 50 ارب 80 کروڑ روپے میں سے صرف 33 ارب روپے وصول کیے جا سکے ہیں. مزید تفصیلات جاننے کے ذیشان یوسف زئی سے. ذیشان بتائیے گا. دیکھیے یہ پاکستان کے جتنے ڈسکوز ہیں اس میں سے 2-3 ہیں جو اچھی کارکردگی کر رہے ہیں، باقی سب کے یہ مسائل. اور اگر سیپکو کی بات کی جائے تو یہ ایک بڑی ڈسکو ہے جو اندرون سندھ میں تقریباً 10 اضلاع کو بجلی دیتی ہے. یہاں پر بجلی چوری جو ہے عروج پر ہے. یہاں پر ملازمین کی کمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلز ریکوری ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. اور یہ اب کے مسائل نہیں، 2018، 2017، 19، 20 اور اسی وقت سے یہ مسائل آ رہے ہیں. اگر بات کی جائے سال 2022-23 کی تو اس میں سے جو 50 ارب 80 کروڑ میں صرف 33 ارب روپے ریکور ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ اگر لینڈ لاسز کی بات کی جائے تو 32% سے زیادہ لینڈ لاسز ہے جو بجلی چوری ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جو حکام ہیں ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم FIR درج کرتے ہیں تو نہ تو لوکل انتظامیہ اور نہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے. اور جن کے خلاف FIR ہو جاتی ہے بہت مشکل سے تو ان کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہے اور سیاسی رسوخ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ملازمین کی بھرتیوں کی بات کی جائے تو 10 سال ہو چکے ہیں اب تک جو ہے ان میں نئی بھرتیاں نہیں ہو چکی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ اس دوران بہت سارے لوگ ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے کچھ لوگ انتقال بھی کر گئے لیکن نئی جو بھرتیاں ہیں وہ نہیں ہو رہی ہے. لوکل انتظامیہ کے ساتھ تعاون. ذیشان یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود تھے. لاہور میں آندھی اور بارش سے متاثرہ بجلی کا ترسیلی نظام تاحال معمول پر نہ آ سکا. شہر کے مختلف علاقوں میں تکنیکی خرابیوں کے باعث بجلی تاحال بند ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے زاہد عابد سے. جی بالکل، بجلی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کسی نہ کسی طور پر موجود ہے. لیسکو کو گزشتہ چند روز سے تقریباً 600 سے 800 میگا واٹ تک بجلی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جس کی وجہ سے شہر بھر میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جو تھا وہ 2 سے 4 گھنٹے تک دیا گیا تھا. لیکن موسم گزشتہ رات تھوڑا سا تبدیل ہوا جس کی وجہ سے بجلی کی طلب تو کم ہو گئی لیکن تکنیکی خرابیاں اتنی زیادہ پیدا ہوئی ہیں کہ لاہور شہر میں اس وقت بھی اکثر علاقوں میں یہ بجلی کے فراہمی کے مسائل دیکھے جا رہے ہیں جس میں نواں کوٹ، آمر ٹاؤن، ہربنس پورہ، گلشن راوی، شادرہ اور دیگر جو اندرون شہر کے علاقے ہیں وہاں پر بجلی کی فراہمی اس وقت بھی متاثر نظر آ رہی ہے. کیونکہ اس وقت بجلی کی طلب اور رصد میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے جس کی وجہ سے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے جو لوڈ شیڈنگ شیڈیول دیا گیا اس میں شہری علاقوں کے لیے 0 شیڈیول دیا گیا لیکن اس کے باوجود 2 سے 4 گھنٹے شہری علاقوں کے لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور دیہی علاقوں میں اس سے زیادہ ہو رہی ہے. تاہم گزشتہ شام سے جو بجلی کی ترسیل متاثر ہوئی ہے بری طرح اس میں آندھی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس کے لیے درست کرنے کے لیے لیسکو حکام کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے لیکن بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ابھی تک بجلی دستیاب نہیں ہو پا رہی مناسب طور پر اور وقفے سے بجلی کی آنی جانیاں لگی ہوئی ہیں. جی پشاور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگی اچیرن بن گئی. شہری علاقوں میں 8 سے 10 جبکہ دیہی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. دنیا نیوز کے نمائندے عامر جمیل اس وقت ایک شہری علاقے میں موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی بالکل، جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پیسکو حکام کے مطابق خیبر پختونخوا میں بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 3500 میگا واٹ ہے جبکہ جو سپلائی دی جا رہی ہے وہ 2500 میگا واٹ دی جا رہی ہے. اس طریقے سے 1000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے. شہری علاقوں کی اگر بات کریں خاص طور پر پشاور میں
तो शहरी इलाकों में बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो 10 से 12 घंटे तक पहुंचा दी गई है, जबकि अगर हम नवाही इलाकों की बात करें तो नवाही इलाकों में ये दौरानिया 14 से 16 घंटों तक है, और अगर मसाफाती इलाकों की बात करें तो वहाँ पर 18 घंटों से भी ज़ायद बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। पेस्को हुकाम का कहना यह है कि जिन इलाकों में बिजली के लैंड लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा है तो वहाँ पर लोड शेडिंग भी ज़्यादा की जा रही है, और जिन इलाकों में लैंड लॉसेस कम है तो वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया भी कम है। मुल्तान में महंगाई का तूफान एक मर्तबा फिर बेकाबू हो गया, जिससे सब्जियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। अदरक, लहसुन और लीमू समेत मौसमी सब्जियां भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं, जिसका उन्होंने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानेंगे ज़ैनब गुरदेसी से। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रेट्स डबल हो गए हैं गुज़िश्ता एक हफ़्ते की निस्बत। इस हफ़्ते रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। सबसे सस्ती सब्ज़ी जो है वो आलू, टमाटर और प्याज कंसीडर किए जा रहे हैं, जो कि 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो अरवी 200 रुपये, टिंडे 160 रुपये किलो, जबकि लीमू 200 रुपये, अदरक 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर मिल रही है, जिसकी वजह से शहरियों की कुव्वत ख़रीद काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। तो शहरी मौजूद हैं जो सब्ज़ी लेने आए हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं आपको? महंगी तो हर तरफ महंगाई है, सिर्फ सब्ज़ियाँ महंगी नहीं। मुल्क में देखें हर चीज़, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ महंगी है, कोई भी सस्ती चीज़ नहीं है। सब्ज़ी जो है यही 50, 60, 70, अब हर दुकान पर ये 100 से ऊपर 200। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत सब्ज़ी सस्ती करने के लिए मौसर इकदाम करे और इस सिलसिले में काश्तकारों को खसूसी सब्सिडी दी जाए, ताकि सब्ज़ी की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए और शहरियों को सब्ज़ी सस्ते दामों में मिले। जी। और महकमे मौसमियात ने आज से 8 जुलाई तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों का जो आगाज़ है वो गुज़िश्ता रात से ही हो चुका है। गुज़िश्ता रात मुल्क भर में यही देखने में नज़र आया कि तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई, तो वहीं लाहौर में भी जो है वो तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश के फ़ौरन बाद ही जो है एक हब्स की कैफियत जो होती है वो महसूस होना शुरू हो गई। दर्जा हरारत की अगर मैं आज बात करूं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। 8 तारीख तक जो मानसून सीज़न इस स्पेल चल रहा है, इसमें दर्जा हरारत डेफिनेटली कम होगा क्योंकि बारिशें होंगी और इसमें कई जगहों पे मूसलाधार बारिशें भी होंगी। इससे दर्जा हरारत कम होगा, लेकिन नमी का तनासुब ज़्यादा होने से वो मौसम जो टेम्परेचर है वो अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। इसमें जो काफ़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, जैसे इस्लामाबाद में, लाहौर, गुजरांवाला और जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ फ्लैश फ्लडिंग का खतरा है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिशें जो हैं वो इसी तरीके से वक्फे से बरसती रहेंगी, और साथ ही साथ जो नशीबी इलाके हैं लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला के, उनमें जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले आबदोस के मुसाफिर आखिरी लम्हात में गहरे समंदर में मौसीकी सुनते रहे। अमरीकी अखबार ने टाइटन के मुसाफिरों के आखिरी लम्हात के मुतालिक रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आबदोस के मुसाफिरों को सफ़र से एक रोज़ कबल हल्की ग़ज़ा खाने और कॉफ़ी ना पीने की हिदायत की गई। सर्दी और नमी से बचने के लिए गर्म टोपी और मोटी जराबें पहनने का कहा गया। सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुसाफिरों को ब्लूटूथ स्पीकर पर चलाने के लिए अपने पसंदीदा गाने अपने फ़ोन पर लोड करने का भी कहा गया। खौफनाक हादसे में हलाक होने वाले पाकिस्तानी बाप बेटी की सफ़र से कबल ली गई तस्वीर भी जारी कर दी गई। शहजादा दाऊद और सुलेमान लाइफ जैकेट पहने और दीगर हिफाजती इक़दामात किए हुए थे।